सर अखिल स्वामी सर, मैं आपके पास आता हूं। जिस तरीके से सर्वे की रिपोर्ट्स को लेकर के बात हो रही है और जो आंकड़ा है जो दिखाया गया सर, ये 42% और 40% का सर, जो ये अंतर है वो अब 2% का रह गया है। क्या ये माना जाए कि माहौल धीरे धीरे अब इंडिया के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है? इंडिया के पक्ष में माहौल, एक पूरे देशव्यापी माहौल ये बन रहा है? अखिल स्वामी सर। देखिए राम प्रकाश जी, ये जो दो सर्वेस का आप रेफरेंस ले रहे हैं, एक टाइम्स नाउ का है, एक एबीपी का है। इन सर्वेस के अलावा अगर आप ट्विटर में सर्वे देखें, जो कि भारतीय जनता पार्टी समर्थित लोग भी करा रहे हैं और इंडिया समर्थित लोग भी करा रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट सर्वे है जिसमें कोई भी वोट दे सकता है, और इसमें वो रिस्पोंडेंट हैं जो ट्विटर पे हैं, और ये वो रिस्पोंडेंट हैं जो नॉर्मली बीजेपी के सपोर्टर्स हैं। आप उसमें देखें, उसमें जो बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट है और हमें आपको विदित हो रहा है, उसमें करीब 85% लोग इंडिया के साथ हैं और करीब 15% लोग बीजेपी एनडीए के साथ हैं। तो इन सर्वेस का रेफरेंस लेने के बजाय अगर वो सर्वे लें, और मैं जो सर्वे कर रहा हूं, देखिए 2-3 चीजें मैं स्पष्ट देख रहा हूं। पहली चीज मैं स्पष्ट देख रहा हूं कि जिन लोगों ने पिछली बार बीजेपी को वोट दिया था, उसमें क्षरण हुआ है, उसमें रिडक्शन हुआ है। इसका मतलब यह है कि अगर पिछली बार आपको 35-37% वोट मिले थे और उसमें क्षरण हुआ है, तो आपका वोट बैंक और एनडीए के जो पार्टनर्स थे वो अलग हो गए, और ऐसे पार्टनर्स अलग हुए हैं जो कि बहुत शक्तिशाली थे, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो पंजाब के अंदर अकाली दल हो, चाहे बिहार के अंदर जनता दल यूनाइटेड हो। ये बड़े शक्तिशाली समर्थक इनके बाहर हुए हैं। इसका मतलब यह है, जो मेरा फोरकास्ट है, जो मैं सर्वे कर रहा हूं और जो मैं एनालिसिस कर रहा हूं, उसके हिसाब से एनडीए का वोट बैंक करीब 30% है। और जो इंडिया का वोट बैंक है, अगर बाद में कोई रोड ब्लॉक नहीं आया और किसी प्रकार की कोई समस्या जो बाहरी शक्तियां हैं, अदृश्य शक्तियां हैं, उन्होंने न क्रिएट की, तो इंडिया का वोट बैंक होगा करीब 60% और 10% होगा बाकी का। उसके बाद जो रिजल्ट्स हैं उनका अनुमान आप लगा लीजिए। देखिए, वास्तविकता में आज की तारीख में जो इनका सबसे प्रबल समर्थक वर्ग था, वो प्रबल समर्थक वर्ग एक तो युवा था। इस समय समाज के अंदर जो सबसे ज्यादा पीड़ित वर्ग है वो युवा वर्ग है, क्योंकि वो घर में अपने रिश्तेदारों की, अपने माता पिता की उल्हाना को सहता है। उसने एमए कर लिया है, एमएससी कर लिया है, एमबीए कर लिया है, इंजीनियरिंग कर ली है, नौकरी नहीं मिल रही। अब उस बेचारे की तो गलती नहीं है अगर उसको नौकरी नहीं मिल रही, और अगर नौकरी मिलती है तो माँ बाप ने खर्च किए 10-12 लाख रुपए, नौकरी मिल रही है 15,000 की, क्योंकि सरकारी नौकरियां हैं नहीं। पीएसयू जो है वो सौंप दिए गए हैं अडानी जी को, तो अडानी जी अपने कर्मचारी तो रखते नहीं, वो तो कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं। अगर आप देखें अडानी ग्रुप में कितना टर्नओवर है, कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन है और कितने एम्प्लॉइज उनके रोल पे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि 15-17 हजार रुपए की नौकरी लेके अपने माँ बाप का क्या तो कोई भरण पोषण कर पाएगा। तो युवा, और जिस प्रकार से ये अग्निवीर में हुआ, जिस प्रकार से युवाओं के साथ अन्याय हुआ, तो युवा जो है सबसे ज्यादा परेशान है। दूसरी बात आई महिलाओं की। महिलाओं ने मोदी जी से आकर्षित होकर उनकी तरफ थोड़ा, उन्हें लगा कि ये आदमी जो है कुछ हम लोगों का ध्यान रखेगा, रसोई का ध्यान रखेगा, घर का ध्यान रखेगा। सबसे ज्यादा जो परेशान वर्ग है वो महिलाओं का वर्ग है, और जो मणिपुर की घटनाएं और बाकी घटनाएं हुई, उनसे उनका रोष जो है वो और ज्यादा बढ़ गया है। देखिए, सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया मोदी जी का कौन सा है? मोदी जी का सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया है नॉर्थ ईस्ट। आज नॉर्थ ईस्ट की आप हालत देख रहे हैं कि राहुल गांधी तो वहां घूम रहे हैं और वहां पे ये मोदी जी नहीं जा पा रहे हैं। अच्छा, जो ये सर्वे भी किया गया है, इसमें भी ये कहा गया है कि राजस्थान में, गुजरात में और मध्य प्रदेश में इन्होंने जो एंटिसिपेट किया है, उसके हिसाब से इंडिया को करीब 10 सीट मिलेंगी। इसका मतलब यह है कि जो पिछली बार 3 सीटें मिली थी, वो बढ़ के अगर 10 होती हैं, तो इसका मतलब रिडक्शन। नॉर्थ ईस्ट की आप कल्पना कीजिए कि इस बार कितनी, मणिपुर में, मेघालय में, नागालैंड में कितनी सीटें मिलेंगी। तो रिडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा है। 303 सीटें आपको मिली थी, उसमें से अगर 50 सीटें आपकी, और ये देखिए विद्रोह किस प्रकार का हो रहा है। गुजरात के अंदर पुराने चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर सुरेश मेहता ने रिजाइन करा है। सुरेश मेहता एक्स चीफ मिनिस्टर हैं। इसका मतलब यह है कि जो कांग्रेसियों को आपने भारतीय जनता पार्टी के अंदर न केवल घुसाया है, बल्कि उनको बड़े बड़े पद दिए हैं, तो इसका मतलब यह है कि बीजेपी के जो कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी से इलेक्शन टाइम होगा तो पता। अभी तो देखिए पिक्चर की शुरुआत हुई है,
अभी तो 15 मिनट की पिक्चर हुई और अभी से भगदड़ की स्थिति है भारतीय जनता पार्टी में। चाहे वो कर्नाटका में हुआ था, चाहे वो हिमाचल में हुआ था, चाहे मध्य प्रदेश में हुआ है, गुजरात में जो उनके महामंत्री हैं वो रिजाइन किया उन्होंने करीब 20 दिन पहले और सुरेश मेहता ने कर दिया। अभी आप देखते जाइए, अभी इंटरवल आने दीजिए, आपको बीजेपी के अंदर इतनी भगदड़ दिखाई पड़ेगी। और जिस प्रकार से नितिन गडकरी को कॉर्नर किया गया है, जिस प्रकार से वसुंधरा राजे को राजस्थान में कॉर्नर किया गया है और जिस प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर कॉर्नर किया गया है, उसके भी परिणाम आपको देखने को मिलेंगे कि राजस्थान के अंदर अगर सबसे टॉलेस्ट लीडर कोई बीजेपी का है तो वसुंधरा राजे हैं। और नितिन गडकरी का चाहे आप भी कुछ भी कहें, आज की तारीख में अगर भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों में सबसे अच्छी छवि किसकी है तो नितिन गडकरी के है। तो वो सीएजी जो 9 साल तक कोई भी उसने रिपोर्ट अपनी जारी नहीं की, अब अचानक ज्यादातर उसने जो रिपोर्ट दी है वो नितिन गडकरी के खिलाफ दी है। इसका माने नितिन गडकरी को, वसुंधरा राजे को जो एक प्रकार से शांत करने का प्रयास हो रहा है, इसका दुष्परिणाम आपको 2-3 महीने के अंदर दिखाई पड़ेगा। तो मेरा निष्कर्ष जो निकलता है, जो मेरा डेटा और सर्वे कहता है, 30% वोट एनडीए को और 60% वोट इंडिया को मिलने की संभावना है और एक प्रकार से वन साइडेड इलेक्शन होगा और एनडीए का सुपड़ा साफ हो जाएगा। जी सर, मैं इसमें आगे बढ़ूं, लेकिन सर जो अभी आपने बेरोजगारी का जिक्र किया, रोजगार की बात की, युवाओं की बात की, सर एक चीज मैं समझ लूं पहले, जरा सा थोड़ा अलग है पर समझना जरूरी भी हो जाता है। सर रोजगार को लेकर के जो बातचीत होती है, सरकार जो आंकड़े जारी करती है उसमें अब ये कहना शुरू कर देती है कि इतने % लोग जो है वो रोजगार खोजना बंद कर चुके हैं और उसको वो सफलता के तौर पर दिखाते हैं। तो जिन लोगों ने रोजगार खोजना बंद कर दिया, ढूंढना बंद कर दिया, अप्लाई करना बंद कर दिया, इसका मतलब सरकार ये मान लेती है कि वो जो है वो रोजगार पा चुके हैं। क्या ये माना जाना चाहिए कि उनको रोजगार मिल गया है, इसलिए जो है वो रोजगार नहीं ढूंढ रहे हैं? देखिए राम प्रकाश जी, इसमें ना तो सरकारी सूत्रों पे भरोसा करें और ना विपक्ष के सूत्रों पे भरोसा करें। आप एक प्राइमरी डेटा कलेक्ट करें, आपके जितने भी व्यापारी और छोटे उद्योगपति दोस्त हैं, उन 100 लोगों से आप पूछें कि उनके रोजगार बढ़े हैं, उनके यहाँ उनका व्यापार बढ़ा है कि घटा है, उन्होंने लोगों को नौकरी से निकाला है कि रखा है, आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। देखिए सेकेंडरी डेटा जो है कभी कभी मिसगाइड करता है, डिस्टॉर्ट करता है इंफॉर्मेशन को। आप प्राइमरी डेटा निकाल लीजिए। आज की तारीख में जैसे हम लोग मैनेजमेंट में कहते हैं पोर्टर्स मॉडल होता है, 5 पॉइंट पोर्टर मॉडल होता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बार्गेनिंग पावर। आज के तारीख में क्या कर्मचारियों की बार्गेनिंग पावर है? आज के तारीख में क्या कर्मचारियों की ये स्थिति है प्राइवेट सेक्टर के मालिक से जाके कहे कि अगर मुझे 15% का इंक्रीमेंट नहीं दिया तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा? ये स्थिति है क्या? आप सर्वे कर लीजिए। आज के तारीख में जो मालिक है वो बार्गेनिंग पावर उसकी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि लोगों के पास नौकरियां नहीं है। व्यापार और उद्योग, आप जितने लोगों से भी बात करेंगे, और जैसे राहुल गांधी गए थे और आजादपुर मंडी में बात की, तो आजादपुर मंडी में जो उनको रिस्पोंडेंट्स ने बताया कि क्योंकि फैक्ट्रियां जो नोटबंदी हुई उससे बंद हो गई, तो आज की तारीख में हर आदमी जिसकी नौकरी छूट गई है अपने बच्चों को पालने के लिए या तो जोमेटो स्विगी में वो सामान घरों में पहुंचा रहा है या सब्जी का ठेला लेके सड़क पे घूम रहा है। यही स्थिति है आज की तारीख में। इसीलिए आजादपुर मंडी में भी बेरोजगारी भीषण है। वहां भी अगर व्यापारी, मैं भी गया था, व्यापारियों से मैंने बात की थी, हालत सबकी बहुत ज्यादा खराब है। और हालत का रामप्रकाश जी एक और अंदाजा लगाइए, नोएडा के संभ्रांत कॉलोनी में जहां हायर मिडिल इनकम ग्रुप के लोग रहते हैं, टमाटर में 70 रुपए किलो बचाने के लिए वो लोग जो बीजेपी के कोर वोटर हैं, 70 रुपए 1 किलो टमाटर में बनाने के लिए किलोमीटर लंबी लाइन लगाए हुए थे। इसका मतलब यह है कि जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास की महिलाएं हैं जो कहती हैं कि 500 रुपए का पेट्रोल होगा, मोदी जी को वोट देंगे, वो भी 70 रुपए बचाने के लिए 1-1, 2-2 घंटा लाइन में खड़े होने के लिए मजबूर हैं। तो 2-4 बड़े बड़े पूंजीपतियों को आप छोड़ दीजिए, और जब बड़े पूंजीपतियों के हाथ में सारी संपत्ति आएगी तो उनकी बार्गेनिंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कर्मचारियों का जिस प्रकार से वो शोषण करना चाहें करें। अरे सब लोग अगर समोसा बेचने लगेंगे, अब पकौड़ी बेचने लगेंगे, तो खाने वाले भी तो होने चाहिए ना, फिर खाने वालों के हाथ में पैसा भी होना चाहिए। तो एक ये सिद्धांत बता देना कि सब लोग पकौड़ी बेचें, अरे पकौड़ी बेचने के लिए अगर इतने ज्यादा सप्लायर्स हो जाएंगे तो यही सब्जी वालों का हाथ है, यही हर व्यापारी, हर किसी व्यापारी से आप बात कर लीजिए, हर आदमी दुकान खोल के बैठ गया है क्योंकि नौकरी छूट गई, तो करे क्या बेचारा।
तो इतना ज्यादा रश हो गया है, इतना कंपटीशन हो गया है और उधारी जो है वापस मिलना बंद हो गया है। हर चीज में कुछ चौपट स्थिति में है रामप्रकाश। हाँ अखिल सर, एक दर्शक का सवाल भी है इसी को लेकर के। उन्होंने पूछा है कि हाउ विल इंडिया वाइप आउट द कम्युनल डिवाइड एंड हेट्रेड विच इज सो एविडेंट इन द सोसाइटी। इस जो कम्युनल की बात अभी हो रही है इतनी देर से, उसको लेकर के इन्होंने सवाल किया है। तो और वो सवाल भी इन्होंने आपसे ही किया है, अखिल स्वामी सर के लिए, आपके लिए ही ये सवाल है। तो आप इसका उत्तर भी साथ में सर देते चलें प्लीज। देखिए रामप्रकाश जी, जो आपने नाम बताया था, देखिए वो बिल्कुल नाम से मैं बिल्कुल स्पष्ट समझ गया था। उसी सरनेम के लोग कुछ बाकी रह गए हैं जो पूरी तरह से भक्त श्रेणी में हैं। वेस्टर्न यूपी के अंदर, मेवात के अंदर जाट, गुर्जर, त्यागी और राजपूत, जो कि हिंदुओं का सबसे सशक्त और सबसे एक प्रकार से ताकतवर समाज है, वो आज खड़ा हो गया है। मुसलमानों ने कहा है कि मुसलमानों को हाथ लगा के दिखाओ, हम दिखा देंगे तुमको। यही एक वर्ग रह गया है जो देश में मनुवाद स्थापित करना चाहता है, जो आदिवासियों के चेहरे पे पेशाब करना चाहता है, जो दलितों को जीभ से बांध के पीटना चाहता है। देखिए, ये जो देश हमारा है, इस देश में जो पास्ट में हुआ सो हुआ, किसने किस पे अन्याय किए वो बात खत्म हो गई। आज की तारीख में सबको पूरे 142 करोड़ों को निर्णय लेना पड़ेगा। हम सब भाई भाई हैं। हम दूसरे के धर्म और जाति पे कोई प्रकार का आरोप नहीं लगाएंगे, किसी को हीन नहीं समझेंगे, किसी को छोटा नहीं समझेंगे। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में जो मनुवाद है, उनको लग रहा है मनुवाद स्थापित हो जाएगा। और किसी ने लिखा भी आपके इकोनॉमिक एडवाइजरी बोर्ड के एक मेंबर साहब ने कि साहब संविधान को बदल दिया जाए, पूरी तरह से बदल दिया जाए। तो अगर ये चाहते हैं मनुस्मृति लागू हो जाए और दलितों को और बैकवर्ड को, आदिवासियों को पढ़ने का अधिकार नहीं हो, तो मैं, अखिल स्वामी और मेरे जैसे करोड़ों लोग इस चीज का विरोध करेंगे। आज की तारीख में हिंदुस्तान का 142 करोड़ आदमी, चाहे किसी और धर्म और जाति का हो, क्योंकि मुझे चिंता है अपने बच्चों की, अपने रिश्तेदारों की, जो मुस्लिम और क्रिश्चियन देशों में रह रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वहां के देशवासी उनको इज्जत दे रहे हैं, हमारे मंदिरों को सुरक्षित रख रहे हैं। और एक घटना आपको बताऊं, पाकिस्तान के अंदर जब वहां पे मुसलमान लोग जाके गिरजाघर को जलाने लगे, तो वहां औरतें खड़ी हुई, उन्होंने कहा भैया हिंदुस्तान जैसे क्यों मन रहे हो, हिंदुस्तान में जैसे चर्च जलाई जा रही है, यहाँ चर्च हिंदुस्तान। अभी तक ये नहीं सुना था मैंने, सब कहते थे पाकिस्तान जैसा मत बनो। ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट कह रही है कि हिंदुस्तान जाने से पहले सोच लीजिएगा, कौशन जागृत कर रही है, क्योंकि उसे मणिपुर दिखाई पड़ रहा है, मेवात दिखाई पड़ रहा है। देश की इतनी छवि हम जैसे देशभक्त लोगों के लिए खराब होना मरने योग्य है। हम लोग अंतिम श्वास तक लड़ाई लड़ेंगे और इस देश को 142 करोड़ में जिसके साथ भी अन्याय होगा, जिस बेटे के साथ अन्याय होगा, जिस बहन के साथ अन्याय होगा, जिस मुसलमान और सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, ब्राह्मण, ठाकुर, किसी के साथ अन्याय होगा, हम अन्याय करने वालों के विरुद्ध खड़े होंगे और जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनके साथ खड़े होंगे। तो जो आपके श्रोता बात पूछ रहे हैं, हम संघर्ष करेंगे, मोहब्बत जीतेगी, प्रेम जीतेगा। और ये जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये जो मुट्ठी भर लोग हैं, और व्हाट्सएप पे इन्होंने कब्जा कर लिया था, यूट्यूब के माध्यम से जो आप जागृति फैला रहे हैं देश के अंदर, और यूट्यूब के व्यूअर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, गोदी मीडिया के व्यूअर्स कम होते जा रहे हैं। तो हम यूट्यूब के माध्यम से जनता तक पहुंचेंगे और उनको मोहब्बत का पैगाम पहुंचाएंगे, भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण का पैगाम पहुंचाएंगे। हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी हो, सब प्रसन्न हो, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे। सर, जो अभी आपने बेरोजगारी का जिक्र किया, रोजगार की बात की, युवाओं की बात की, सर एक चीज मैं समझ लूं पहले, जरा सा थोड़ा अलग है पर समझना जरूरी भी हो जाता है। सर, रोजगार को लेकर के जो बातचीत होती है, सरकार जो आंकड़े जारी करती है उसमें अब ये कहना शुरू कर देती है कि इतने % लोग जो है वो रोजगार खोजना बंद कर चुके हैं, और उसको वो सफलता के तौर पर दिखाते हैं। तो जिन लोगों ने रोजगार खोजना बंद कर दिया, ढूंढना बंद कर दिया, अप्लाई करना बंद कर दिया, इसका मतलब सरकार ये मान लेती है कि वो जो है वो रोजगार पा चुके हैं। क्या ये माना जाना चाहिए कि उनको रोजगार मिल गया है, इसलिए जो है वो रोजगार नहीं ढूंढ रहे हैं? देखिए रामप्रकाश जी, इसमें ना तो सरकारी सूत्रों पे भरोसा करें और ना विपक्ष के सूत्रों पे भरोसा करें। आप एक प्राइमरी डेटा कलेक्ट करें। आपके जितने भी व्यापारी और छोटे उद्योगपति दोस्त हैं, उन 100 लोगों से आप पूछें कि उनके रोजगार बढ़े हैं, उनके यहाँ उनका व्यापार बढ़ा है कि घटा है, उन्होंने लोगों को नौकरी से निकाला है कि रखा है, आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। देखिए, सेकेंडरी डेटा जो है कभी कभी मिसगाइड करता है, डिस्टॉर्ट करता है इंफॉर्मेशन को। आप प्राइमरी डेटा निकाल लीजिए।
आज के तारीख में जैसे हम लोग मैनेजमेंट में कहते हैं पोर्टर्स मॉडल होता है, 5 पॉइंट पोर्टर मॉडल होता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बार्गेनिंग पावर। आज के तारीख में क्या कर्मचारियों की बार्गेनिंग पावर है? आज के तारीख में क्या कर्मचारियों की ये स्थिति है प्राइवेट सेक्टर के मालिक से जाके कहे कि अगर मुझे 15% का इंक्रीमेंट नहीं दिया तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा? ये स्थिति है क्या? आप सर्वे कर लीजिए। आज के तारीख में जो मालिक है वो बार्गेनिंग पावर उसकी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि लोगों के पास नौकरियां नहीं है। व्यापार और उद्योग आप जितने लोगों से भी बात करेंगे, और जैसे राहुल गांधी गए थे और आजादपुर मंडी में बात की, तो आजादपुर मंडी में जो उनको रिस्पोंडेंट्स ने बताया कि क्योंकि फैक्ट्रियां जो नोटबंदी हुई उससे बंद हो गई, तो आज की तारीख में हर आदमी जिसकी नौकरी छूट गई है अपने बच्चों को पालने के लिए या तो जोमेटो स्विगी में वो सामान घरों में पहुंचा रहा है या सब्जी का ठेला लेके सड़क पे घूम रहा है। यही स्थिति है आज की तारीख में। इसीलिए आजादपुर मंडी में भी बेरोजगारी भीषण है। वहां भी अगर व्यापारी, मैं भी गया था, व्यापारियों से मैंने बात की थी, हालत सबकी बहुत ज्यादा खराब है। और हालत का रामप्रकाश जी एक और अंदाजा लगाइए, नोएडा के संभ्रांत कॉलोनी में जहां हायर मिडिल इनकम ग्रुप के लोग रहते हैं, टमाटर में 70 रुपए किलो बचाने के लिए वो लोग जो बीजेपी के कोर वोटर हैं 70 रुपए 1 किलो टमाटर में बनाने के लिए किलोमीटर लंबी लाइन लगाए हुए थे। इसका मतलब यह है कि जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास की महिलाएं हैं जो कहती हैं कि 500 रुपए का पेट्रोल होगा मोदी जी को वोट देंगे, वो भी 70 रुपए बचाने के लिए एक एक दो दो घंटा लाइन में खड़े होने के लिए मजबूर हैं। तो दो चार बड़े बड़े पूंजीपतियों को आप छोड़ दीजिए, और जब बड़े पूंजीपतियों के हाथ में सारी संपत्ति आएगी तो उनकी बार्गेनिंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कर्मचारियों का जिस प्रकार से वो शोषण करना चाहें करें। अरे सब लोग अगर समोसा बेचने लगेंगे, अब पकौड़ी बेचने लगेंगे, तो खाने वाले भी तो होने चाहिए ना, फिर खाने वालों के हाथ में पैसा भी होना चाहिए। तो एक ये सिद्धांत बता देना कि सब लोग पकौड़ी बेचें, अरे पकौड़ी बेचने के लिए अगर इतने ज्यादा सप्लायर्स हो जाएंगे तो यही सब्जी वालों का हाथ है, यही हर व्यापारी, हर किसी व्यापारी से आप बात कर लीजिए, हर आदमी दुकान खोल के बैठ गया है क्योंकि नौकरी छूट गई तो करे क्या बेचारा। तो इतना ज्यादा रश हो गया है, इतना कंपटीशन हो गया है, और उधारी जो है वापस मिलना बंद हो गया है। हर चीज में कुछ चौपट स्थिति में है रामप्रकाश जी। अखिल स्वामी सर, चलते चलते बस एक अंतिम टिप्पणी, जो बात आपने शुरू में कही थी अदृश्य ताकत की, उसको लेकर के एक दर्शक का सीधे सीधे वो कहना ये है कि मोदी जी को जनता से कोई मतलब नहीं है, उनके वोट से कोई लेना देना नहीं है, उनको ईवीएम पर भरोसा है, उनको अपने चुनाव आयोग पर भरोसा है, अपने चुनाव आयोग के अधिकारियों पर भरोसा है। क्या सर ये और वो साफ साफ ये बात कह रहे हैं कि ये सारी चीजें जो है वो चुनाव जीतने के लिए काफी है? अंतिम टिप्पणी सर। नहीं, देखिए रामप्रकाश जी, जब जनता की बयार होती है ना, जब जनता की भीड़ होती है, श्रीलंका में आपने देखा, श्रीलंका की जनता ने राष्ट्रपति के भवन में जाके जिस प्रकार का आनंद लिया था वो आपने देखा होगा। देखिए जनता के सामने कोई टिक नहीं पाता, तो ये बात सही है। और ये मैं मानता हूं कि हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 25-30 हजार वोट से पीछे से अपोजिशन को इंडिया को स्टार्ट करना पड़ेगा। ये वोटर लिस्ट में नाम काटेंगे, कुछ ईवीएम में गड़बड़ी करेंगे, कुछ ना कुछ हेर फेर करेंगे, तो इसका मतलब यह है 25-30 हजार वोट के हैंडीकैप से अपोजिशन को काम करना पड़ेगा। लेकिन मुझे जो आज के तारीख में जनता में जागृति दिखाई पड़ रही है, और उन वर्गों में जागृति दिखाई पड़ रही है जो गांव के अंदर मजबूत आवाज रखता है, इसलिए हेरा फेरी नहीं हो पाएगी। फिर अपना जो सैनिक हैं, जो वहां पे बॉर्डर के सैनिक हैं, वो अपना ध्यान रखें, और ध्यान रखें कि उस प्रकार की कोई घटना न घटे जैसे पुलवामा में हुआ है, और जैसे सतपाल मलिक जी ने कहा राम मंदिर का भी विशेष ध्यान रखा जाए, और कोई उत्पात इसी प्रकार का हो और उसके बाद जनता प्रतिक्रिया में, भावनाओं में बह जाए जैसे, और आज वो अफसोस कर रही है जनता। जो जनता उस समय कह रही थी कि अपोजिशन प्रश्न क्यों पूछ रहा है, आज वो खुद पूछ रहे हैं। इतने साल बीतने के बाद भी ये पता क्यों नहीं चला कि आरडीएक्स कैसे आया, वो गाड़ी कैसे घूमती रही, गवर्नर साहब की बात क्यों नहीं मानी गई, और हमारे 40 वीर जवानों की शहादत क्यों हुई। अब जनता ये भी प्रश्न पूछने लगी है।